नेक्स्ट सवाल है बेटा, जस्ट आपको फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना है और कुछ नहीं। बेटा आपके पास एक मिरर है, अरे यार थोड़ा सा, बेटा आपके पास ये एक मिरर है ना, मैं थोड़ा सा वापस बना दूँ। हाँ सुनिएगा, सिचुएशन ऐसी है कि बेटा आपका मिरर ऐसे है, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर सी लाइन है, मिरर सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक है और ऑब्जेक्ट यहां कहीं पड़ी है। ऑब्जेक्ट जो है वो प्यारे बच्चों यहां पड़ी है, बस। और मुझे सवाल में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट यहां पड़ी है, फील्ड ऑफ व्यू बनाओ। बना देंगे। फील्ड ऑफ व्यू मतलब वो रीजन जिस रीजन में रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट होंगी। तो एक काम करते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज बनाते हैं। अरे भाई रिफ्लेक्टेड रेज बनाने से पहले एक बार इंसिडेंट रेज तो बना दो। तो आप बोलोगे सर इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे यूं तो जा नहीं सकती बेटा, मिरर तो यहां है, एक इंसिडेंट रे जाएगी यूं, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी ऐसे, ये बेटा आपका नॉर्मल है। इसी तरह से बहुत सारे रेज जाएंगी, मैं एक एक्सट्रीम रे और दिखा देता हूं। इस ऑब्जेक्ट से रे जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, यहां बेटा आपका नॉर्मल होगा यूं, और रिफ्लेक्शन के बाद रेज आएंगी ऐसे, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करो। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, ये रिफ्लेक्टेड रेज मिलने से नहीं तो डाइवर्ज हो रही हैं, इनको एक्सटेंड करते हैं। इनको अगर मैं एक्सटेंड करूं, ये रेज पीछे चलते 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 यहां से आते दिखाई देंगे। ये रिफ्लेक्टेड रेज बेटा पीछे से यूं चलते 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 यहां से आते दिखाई देंगे। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बेटा दिस इज योर इमेज। सर मुझे इमेज नहीं पता करना था। अच्छा बेटा एक बात बोलो, जो ऑब्जेक्ट यहां से एक्स डिस्टेंस आगे था, ये मिरर की लाइन, इमेज बेटा ऑफ कोर्स एक्स डिस्टेंस उतनी ही पीछे। फील्ड ऑफ व्यू क्या है बेटा? फील्ड ऑफ व्यू ये सारा रीजन है, ये सारा रीजन हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। सर दो ही रेस क्यों बनाई, बाकी क्यों नहीं बनाई? बेटा तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वो दो रेस काफी हैं, बाकी सारे रेस तो ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में ही होगी। आप बनाना चाहो बेटा बना लो। जैसे कोई बच्चा कहते कि सर मैं ऐसे रे भेजूंगा, बेटा भेज दो, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं आएगी। इसी रे को अगर मैं पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करूंगा तो यहीं से आपको आती हुई दिखाई देगी। और बनाना चाहो बना सकते हो। दिस एंटायर रीजन इज नॉन एज ए फील्ड ऑफ व्यू। जैसे मैं आपसे अब ये पूछ लो कि एक ऑब्जर्वर है O1 यहां पर, एक ऑब्जर्वर है O2 यहां पर, एक ऑब्जर्वर है O3 यहां पर, एक ऑब्जर्वर है O4 यहां पर, एक ऑब्जर्वर है O5 यहां पर। इस मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कौन कौन देख सकता है? तो आपका जवाब हो गया होगा कि सर सिर्फ और सिर्फ O1 और O2 देख सकते हैं। O1 और O2 के पास ही रिफ्लेक्टेड रेस पहुंच रही है, और ये रिफ्लेक्टेड रेस कहां से आते दिखाई दे रही है? आई से आती दिखाई दे रही है। तो उनको मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज नजर आएगी। O3, O4, O5 के पास तो रिफ्लेक्टेड रेस पहुंची ही नहीं, वो इमेजेस को नहीं देख पाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि बड़े आराम से कि ओनली O1 and O2 can see image I in the mirror। बड़ा मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को सिर्फ और सिर्फ O1 और O2 ही देख पाएंगे, बाकी लोग ऑफ कोर्स नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऐसा साइज सवाल मैं और पूछ लेता हूं, ठीक है ना। एक मिरर मैंने ऐसे ऊपर बना दिया, एक मिरर बेटा मैंने ऐसे नीचे बना दिया, और यहां कहीं आपके पास ऑब्जेक्ट, दो मिरर है, और मैंने कह दिया बताओ फील्ड ऑफ व्यू क्या है? बना दो बेटा सिर्फ और सिर्फ। अच्छा बेटा पहले तो इंसिडेंट रेस भेजो। भाई फील्ड ऑफ व्यू है क्या? रिफ्लेक्टेड रेस का रिफ्लेक्टेड रेस कहां कहां होंगे, उस पूरे रीजन को फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। सर उसके लिए मुझे रिफ्लेक्टेड रेस बनानी पड़ेगी। हाँ पहले एक बार इंसिडेंट रेस तो बनाओ। इंसिडेंट रेस सर ऐसे बना दूं? बेटा यहां तो मिरर ही नहीं है, यहां बना दे, दिस इज योर मिरर। इसके बाद तुम कहानी जानते हो, ये आपका नॉर्मल, रिफ्लेक्ट होने के बाद बेटा रे यूं जाएगी। एक रे और भेज दो बेटा,
सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट भेजते हैं, रे यूं आएगी, मेरे ख्याल से ऐसे निकल जाएगी, यूं निकल जाएगी, रे यूं आएगी, यूं निकल जाएगी, यूं आएगी, यूं निकल जाएगी। इन सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज को अगर मैं इंटरसेक्ट करूंगा, बड़ा पीछे लेके चलना, तो ये एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी बेटा, दैट पॉइंट इज नोन एज योर इमेज, दैट इज नोन एज योर इमेज। और कहानी हम जानते हैं बेटा, ये मिरर की जो लाइन है, इससे अगर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस आगे थी तो इमेज आपकी एक्स डिस्टेंस पीछे थी। खैर, फील्ड ऑफ व्यू की बात करते हैं। जिस रीजन के अंदर रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट है, रिफ्लेक्टेड रेज एक तो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है, रिफ्लेक्टेड रेज एक तो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है, एक इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है। बेटा दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू, दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू, दिस यूनियन दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू। क्या ये ऑब्जर्वर खुद अपनी इमेज देख पाएगा? आप बोलोगे ना सर, इसमें से जो रेज निकलेंगी वो टकरा कर इसके पास आ ही नहीं रही हैं, ये अपनी इमेज नहीं देख पाएगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि यहां पर कोई ऑब्जर्वर है O1, इसके पास तो रे पहुंच जाएगी और इस ऑब्जेक्ट की यहां पर पीछे इमेज नजर आ जाएगी। यहां पर कोई ऑब्जर्वर है O2, क्या इसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आएगी? आप बोलोगे हाँ सर, इस ऑब्जेक्ट में से रेज यूं आएंगी, ये टकरा के O2 के पास जाएंगी, पीछे से आते हुए इसको दिखाई देंगे। सिर्फ और सिर्फ O1 और O2 जो है वो इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट खुद भी अपने आप को नहीं देख पा रहा। ठीक है, ये बड़ा अपना फील्ड ऑफ व्यू बनाने का सवाल हुआ। आगे चलते हैं। अच्छा चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं फील्ड ऑफ व्यू पर ही, मतलब है तो फील्ड ऑफ व्यू, बस अब हमें बनाना नहीं है, मतलब बनाना तो पड़ेगा लेकिन थोड़ी ज्योमेट्री भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी। ये मान लीजिए बेटा आपके पास एक्स एक्सिस है और ये एक मिरर है जो एक्स एक्सिस से 45 डिग्रीज पर है। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की जो लंबाई है बेटा मुझे √2 मीटर्स दे रखी है। काफी दूर से चलती हुई एक चींटी आ रही है जो कांस्टेंट स्पीड 4 मिलीमीटर पर सेकंड से लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। फॉर हाउ लॉन्ग एंट कैन सी इट्स ऑन इमेज इन द मिरर। एंट कितनी देर तक इस शीशे के अंदर खुद की इमेज देख पाएगी? खुद की इमेज अगर एंट अगर देख पा रही है तो ऑब्वियस बात है, खुद ही ऑब्जेक्ट है, खुद ही इमेज है, खुद ही ऑब्जर्वर है, इमेज है ना। तो क्या होगा कि उसमें से निकली हुई रे मिरर पर स्ट्राइक करेगी और उसके पास पहुंचेगी। देखने के लिए तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टेड रे उसके पास पहुंचनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी वो खुद है, तो उसमें से रे निकलनी चाहिए, मिरर पर स्ट्राइक करनी चाहिए और वापस उसके पास आनी चाहिए, वापस आनी चाहिए। इसका मतलब इंसिडेंस नॉर्मल होना चाहिए। इंसिडेंस कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। शुरुआत में जब वो एंट थोड़ी सी दूर थी तब बेटा उससे निकली हुई जो रे है वो ऐसे हो सकता है कि 90 डिग्री ना बनाए, ज्यादा बनाए, लेकिन एंट अगर नजदीक आएगी, नजदीक आएगी, नजदीक आएगी, नजदीक आएगी, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब, हाँ बेटा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस एंट में से निकली हुई जो रे है वो मिरर के कॉर्नर से परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी और वापस उसी एंड पर वापस पहुंच जाएगी और एंड अपनी ही इमेज देख पाएगी। इस एंड से रे यूं निकलेगी, मिरर पर स्ट्राइक करेगी नॉर्मली, और जिस रास्ते से रे आई है उसी रास्ते पर रे पलटकर वापस, और एंट अपनी इमेज पहली बार देख पाएगी। और कहां देख पाएगी? जितनी एंट इधर है इतनी ही इमेज दूर उधर की तरफ है। पहली बार एंट अपनी इमेज देख पाई है। जब वही एंट चलते चलते यहां पहुंची तब भी एंट अपनी इमेज देख पा रही है, क्योंकि इस एंट से जो रे निकली वो मिरर को स्ट्राइक की ऐसे, कैसे? परपेंडिकुलरली। कैसे? परपेंडिकुलरली। और रे जिस रास्ते पे गई थी उसी रास्ते पे पलटकर वापस एंट अपनी इमेज बड़े आराम से देख पा रहा है। इसी तरह से ये एंट चलते 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 यहां आया, इस एंट में से निकली हुई रे मिरर को स्ट्राइक करेगी नॉर्मली, जैसे रे जाएगी वही रे बेड़ा पलटकर वापस आ जाएगी। जितना ऑब्जेक्ट आगे है
इमेज उतनी ही पीछे है। जब एंट यहां पर है तब भी वो अपने आप को देख पा रही है, क्योंकि कोई ना कोई रे जो उसमें से निकलेगी वो मिरर को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी, और परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी, जिस रास्ते से रे जाएगी उसी रास्ते पलट के वापस उसे अपनी इमेज यहां कहीं नजर आएगी। जब एंट यहां पर है तब भी बेटा वो अपनी इमेज देख पाएगी, क्यों? क्योंकि उससे निकली हुई कोई जो रे होगी वो पलट कर वापस आ जाएगी, उसे अपनी इमेज यहां कहीं नजर आएगी। जब एंट यहां पर होगी तब वो लास्ट बार अपने आप को देख पाएगी, क्योंकि उसके बाद तो बेटा वो मिरर के पीछे चली गई। बेटा वैसे मिरर यहीं तक है, आगे ही नहीं, लेकिन अगर मिरर यहां हो गया, थोड़ा एंट यहां आ गई, अब थोड़ा मिरर तो ऐसे रह गया, वो मिरर के पीछे है, अब वो नहीं देख पाएगी। इसका मतलब एंट यहां से चलते चलते यहां तक आई, इतनी दूरी तक एंट अपने आप को देख पा रही है। मैं इसको एस बोल रहा हूं, इस लेंथ को मैं एक बार के लिए एस बोल दूं। ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 90 है। मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, बट अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, इज इक्वल्स टू बेस L अपॉन एस, दैट इज √2 अपॉन एस। बेटा एस की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 मीटर। ये बेटा लंबाई है 2 मीटर। इस 2 मीटर के अंदर एंट प्रेजेंट है तो उसमें से कोई ना कोई रे जो होगी वो मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, और जिस रास्ते से रे गई उसी रास्ते से पलटकर वापस आ जाएगी। यहां से यहां तक आने में एंट को कितना टाइम लगेगा? 2 मीटर चलना है। स्पीड कितनी है? स्पीड है बेटा 4 मिलीमीटर पर सेकेंड। बेटा 2 को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो 2000 मिलीमीटर बटे 4 मिलीमीटर पर सेकेंड। मिलीमीटर से मिलीमीटर क्या हो गया? कैंसिल। बड़ा मेरे ख्याल से 500 सेकंड आ गया होगा। फॉर 500 सेकंड्स द एंट कैन सी इट्स ऑन इमेज इन द मिरर। ठीक है बेटा, इन 500 सेकंड तक एंट बड़े आराम से अपनी इमेज इस मिरर के अंदर देख पाएगी। आई रियली होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा एक थोड़ा ज्योमेट्री बेस्ड सवाल है बेटा आपके पास। एक मिरर है, इस मिरर के सामने प्लेन मिरर है, इसके सामने बेटा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है बेटा आपके पास कैपिटल H है, और मिरर और ये ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो सेपरेशन है बेटा आपके पास वो y है, और एक ऑब्जर्वर है, वो बेटा इस बार आपका ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर है, ये मिरर से x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, मेरा सवाल बेटा आपसे ये है कि मिरर की कम से कम हाइट कितनी हो कि वो सारे के सारे इमेज इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है बेटा, मिरर की कम से कम कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी कि ये ऑब्जर्वर अपने पीछे पड़ी हुई जो ऑब्जेक्ट AB है, जिसकी टोटल हाइट h है, उसको कंप्लीटली इस मिरर के अंदर देख ले। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस y है, ऑब्जर्वर और मिरर के बीच में डिस्टेंस x है, ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये सब गिवन है। बेटा मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ भी लूं। ऑब्जेक्ट AB इज पैरेलल टू प्लेन मिरर। अच्छी बात है बेटा। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। बेटा इस मिरर की कम से कम लेंथ कितनी हो टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB। इस पूरी ऑब्जेक्ट AB की कंप्लीट इमेज इस मिरर के अंदर देखनी है। कौन देखेगा? ये ऑब्जर्वर देखेगा। तो मुझे कम से कम कितनी मिरर की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी? सोचते हैं बेटा। ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है। इस ऑब्जेक्ट का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है A, उसमें से बेटा लेट से कोई ना कोई रे आई ऐसे। ठीक है, ये बेटा मैंने बना दिया यहां पे एक नॉर्मल। सॉरी बेटा, इस ऑब्जेक्ट से रे आई ऐसे, यूं 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 ऐसे। यहां कहीं टक्कर होगी तब जाके तो इस ऑब्जर्वर के पास रे पहुंचेगी। एक मिनट, इस ए से बेटा रे यूं आई यूं आई यूं आई, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद इस ऑब्जर्वर के पास रे पहुंची। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। ये रहा आपका नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं पीछे की तरफ खींचूंगा तो इस एक ही इमेज नजर आएगी मुझे मिरर के अंदर। तो चलो बेटा एक काम करते हैं,
लो मैं बेटा इस लाइन को पीछे लेके जाता हूं, ये लीजिए, ये है आपका ए डैश। ठीक है बच्चों, इस ऑब्जर्वर को अब इस मिरर के पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही इमेज नजर आ रही है, ए डैश। कैसे? ए में से रे आई, मिरर पर स्ट्राइक की और ऑब्जर्वर के पास पहुंची। ये रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जर्वर को पीछे से आती हुई नजर आएगी। और तो और मेरे बालक इस बात को जानते हैं कि अगर ये डिस्टेंस मेरे पास y है तो बेटा ये वाले डिस्टेंस भी मेरे पास y है। इट्स ओके, इट्स ओके। इसके ऊपर वाला मिरर आप चाहो तो काट सकते हो। आगे चलो बेटा, बी भी देखना चाहता हूं। अच्छा, बी वाले पूरे के पूरे इस ऑब्जेक्ट को अगर देखना चाहते हो तो बी से निकली हुई रे भी रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर के पास पहुंचनी चाहिए। बी से जो रे थी वो बेटा चलते 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 मिरर से टकराई और टकराने के बाद ए के पास, ऑब्जर्वर के पास ऐसे पहुंची। चलिए मैं यहां पर ऐसे बना देता हूं नॉर्मल। ठीक है ना, इस रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ऐसे खींचो 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 खींचो। बड़ा अगर ऐसे खींचोगे तो यहां से बड़ा आपको आती हुई दिखाई देगी। बड़ा दिस इज बी की इमेज, बी डैश। टेक योर टाइम बेटा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इसके अंदर। ये रही आपकी, एक मिनट बेटा, ये रही बेटा आपकी बी डैश, बी की इमेज बी डैश। ऑब्जेक्ट की अगर हाइट h तो बड़ा इमेज की हाइट भी आपके पास h। फिर से गौर करना, मैंने पूरी ऑब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया, मैंने ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट को देखा और नीचे वाले पॉइंट को देखा। टॉप मोस्ट पॉइंट से रे मिरर पर टकरानी चाहिए और टकराने के बाद ऑब्जर्वर के पास पहुंचनी चाहिए। तो ऑब्जर्वर बड़े आराम से इस ए की इमेज देख पाएगा, ए डैश। परफेक्ट। इस बी की इमेज देखने के लिए बी में से रेज मिरर पर जानी चाहिए और टकराने के बाद ऑब्जर्वर के पास पहुंचनी चाहिए। इस रे को पीछे की तरफ खींचूंगा तो यहां कहीं मेरे पास बी डैश। बच्चे वाले सर हो जाएगा अब तो काम? हाँ बेटा हो जाएगा। मिरर का तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा हिस्सा चूज कर लें। इस पॉइंट को मैं एम बोल दूं, इस पॉइंट को मैं एक बार के लिए एन बोल दूं। एन के नीचे वाले हिस्से के मिरर को काट के फेंक दे, एम के ऊपर वाले मिरर के हिस्से को काट के फेंक दे। वो मेरे किसी काम का ही नहीं है, सिर्फ इतना सा हिस्सा काफी है, सिर्फ इतना सा हिस्सा काफी है। दिस इज द लेंथ ऑफ मिरर विच इज रिक्वायर्ड, दिस इज द लेंथ ऑफ मिरर विच इज रिक्वायर्ड, दिस इज द लेंथ ऑफ मिरर विच इज रिक्वायर्ड। बस हमारा काम बन जाएगा। सर ये निकालूं कैसे? बड़ा बहुत सिंपल। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया बेटा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर से y डिस्टेंस दूर है तो इमेज भी मिरर से y डिस्टेंस दूर है। तो मैं बहुत श्योर हूं कि ये वाले डिस्टेंस मेरे पास अभी भी y है। ये बड़ा मेरे पास डिस्टेंस y। सर लेकिन ये लेंथ निकालो कैसे? बहुत आसान। ये ट्राइंगल OMN और ट्राइंगल OA'B' दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्या है बेटा? ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। मैं अगले पेज में बना के दिखाऊं, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जैसे बेटा ये रहा आपका O, सेम लाइन यूं आगे जा रही है, सेम लाइन यूं आगे जा रही है। ये आपका A' एंड B' और ये आपका मिरर, ये आपका मिरर, ये आपका M, ये आपका N। आराम से गौर से देखो बेटा, इसकी हाइट कितनी है? h। ये डिस्टेंस प्यारे बच्चों कितनी है? x। ये प्यारे बच्चों डिस्टेंस कितनी है? y। मेरे समझदार बच्चों को पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। क्यों भाई? ये वाला लाइन तो सेम है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। क्यों भाई? ये वाला लाइन तो सेम ही है और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, और ये वाला जो एंगल है ये छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन है। क्या है? कॉमन। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ट्रायंगल OMN एंड ट्रायंगल OA', these are two similar triangles। तो सर सिमिलर ट्रायंगल्स है तो क्या करूं? बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स हो तो थोड़ी ज्योमेट्री यूज कर। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि MN, इस ट्रायंगल में MN डिवाइड बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x शुड बी इक्वल टू A', डिवाइड बाय यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x प्लस y। लेकिन A', B' तो मेरे प्यारे बच्चों h है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट वही बेटा आपकी इमेज की हाइट, तो h अपॉन x प्लस y। ले बेटा मेरे पास मिरर की जो लेंथ है mn, उसकी वैल्यू आ गई है h अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स। दिस इज द लेंथ ऑफ इमेज रिक्वायर्ड। This is the length of image required. This is the length of image required. Sorry, length of image नहीं बेटा, length of mirror required। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी लंबाई का मिरर ही चाहिए। इतनी लंबाई का जो मिरर होगा वो बड़े आराम से इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट की इतनी बड़ी ही इमेज इतने से मिरर के अंदर इस ऑब्जर्वर को दिखा देगा। समझ गए बच्चों? अच्छा मामला था और सिर्फ ज्योमेट्री का ही काम था, कोई इसमें बहुत हाई फाई काम नहीं था। एक बात हो बेटा, छोटा सा पॉइंट और, अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम हो गए तो, जैसे बेटा मान लीजिए कि ये तो आपका फर्श, ठीक है, ये आपके पास बेटा मान लीजिए कोई इंसान ऐसे, ये इसके फुट है, ये इसका बेटा हेड है, इसकी टोटल हाइट बेटा h है, यहां कहीं आईज है, और इस इंसान के सामने मिरर पड़ा है ऐसे, मिरर पड़ा है ऐसे, मिरर पड़ा है ऐसे, और मुझसे वही सवाल पूछा गया कि बताओ मिरर की कम से कम कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है अगर इंसान की हाइट h है। थोड़ा बहुत सिंपल, बिल्कुल पिछला वाला सवाल ही हो गया, बिल्कुल पिछला वाला सवाल ही हो गया, सिर्फ इतना सा अंतर है कि आपका ऑब्जर्वर यहां नहीं है, यहां है। अब ऑब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जर्वर भी वही है, और अगर आपका ऑब्जर्वर बेटा अगर यहां कहीं है तो ऑफ कोर्स x की वैल्यू किसके बराबर हो गई? y के बराबर हो गई। भाई x कहां से कहां तक की डिस्टेंस की थी? ऑब्जर्वर और मिरर के बीच में। अगर आपकी आईज इंसान पर ही लगी हुई और वो खुद को ही देख रहा है तो x भी वही है, y भी वही है। तो ऐसे केस में मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि लेंथ ऑफ इमेज, सॉरी बेटा लेंथ ऑफ मिरर विल बी h अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स। लेकिन मेरे बच्चे बोले सर अब आपका x और y तो बराबर है, आंख यहां पर तो है नहीं, आंख थोड़ा उस ऑब्जेक्ट पर ही है, इंसान खुद को देख रहा है। और जैसे मैंने x इक्वल्स टू वाई किया तो बेटा मेरे पास बड़े आराम से आ गया hy अपॉन 2y, बेटा दैट कम्स आउट टू बी h/2। इसका मतलब इंसान की हाइट अगर h है तो मुझे कम से कम कितनी हाइट का मिरर चाहिए? h/2 हाइट का या h/2 लेंथ का आपको मिरर रिक्वायर्ड होगा। अगर मान लो कि 6 फीट का इंसान है और वो खुद को मिरर के अंदर देखना चाहता है तो उसे, और वो मिरर को अपने पैरेलल रखे हुए, पैरेलल, ठीक है, तो उसे बेटा कितनी हाइट का मिरर चाहिए? 3 फीट का, 3 फीट की हाइट का मिरर चाहिए। बेटा मान लीजिए कोई मिरर है, कोई इंसान है जिसकी लेंथ है बेटा लेट से 160 सेंटीमीटर्स, और वो अपनी कंप्लीट इमेज प्लेन मिरर के अंदर देखना चाहता है और प्लेन मिरर उसके साथ पैरेलली पड़ा है, तो उसे कितनी लेंथ का मिरर चाहिए होगा? 80 सेंटीमीटर्स की लेंथ का उसे मिरर चाहिए होगा। ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हो सकता है, कभी कभी आपके काम भी आ जाए। लेकिन मेरे बच्चे इसके पीछे का लॉजिक तो समझ ही गए होंगे। पूरा कैलकुलेशन तुम वापस से करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट फिर भी ठीक है, ऐसे भी काम चला सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है, उससे पहले बेटा आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। सवाल इस तरह से, इफ मिरर, बेटा देखो ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने बेटा ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। इफ मिरर मूव्स बाय ए डिस्टेंस a एज शोन इन डायग्राम, अगर मिरर ऐसे a डिस्टेंस चल ली तो बताओ कि इमेज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऑब्जेक्ट आपका फिक्स है,
ऑब्जेक्ट फिक्स है, ऑब्जेक्ट फिक्स है, मिरर यहाँ है, मिरर अगर ए डिस्टेंस इधर चला गया तो बताओ इमेज कितना दूर जाएगी। हालांकि हो सकता है कि समझदार बच्चा तो डायरेक्ट ही बोल दे कि सर 2a जाएगी, बट हो सकता है कि बेटा किसी किसी बच्चे को थोड़ा सा सोचने में समय लगे, वो बच्चा बड़े आराम से इत्मीनान से सॉल्यूशन सुने। ये लीजिए बेटा, आपके पास ये कहानी है, ये बेटा आपके पास मैंने एक लाइन खींच रखी है, ठीक। इस लाइन पर ये रहा बेटा आपका ऑब्जेक्ट। जो मिरर की शुरुआत वाली पोजीशन थी वो लेट से बेटा यहां कहीं थी, शुरुआत वाली पोजीशन यहां कहीं थी। मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में लेट से बेटा आपके पास दूरी x थी, तो इमेज बड़ा ऑब्वियस बात है कि x डिस्टेंस पीछे होगी। ये बड़ा आपकी इमेज की पहले वाली पोजीशन है, ये x, तो बेटा ये भी आपकी x। बाद में क्या हुआ, ये लाइन तो बड़ा सेम ही है। अब मैंने मिरर को यहां से हल्का सा शिफ्ट कर दिया बेटा, कहां से, जो उस मिरर की पहले वाली पोजीशन थी वहां से थोड़ा शिफ्ट कर दिया, और मान लीजिए कि अब आपका मिरर यहां कहीं है, मिरर आपका यहां कहीं, मिरर चला गया आपका इधर की तरफ ए, ऑब्जेक्ट आपका वहीं का वहीं, ठीक है। अब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी है, तो मेरे बच्चे बोले सर अब दूरी है x प्लस ए। अब अगर दूरी x प्लस ए है तो इमेज और मिरर के बीच की दूरी होनी चाहिए x प्लस ए, तो इमेज आपकी यहां कहीं आएगी और ये वाली दूरी बेटा आपके पास होनी चाहिए x प्लस ए। मैंने आपसे सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि पहले आपकी इमेज कहां थी और अब आपकी इमेज कहां है, इनके बीच का कितना डिस्प्लेसमेंट है, सिर्फ आप तो मुझे बताओ। अब समझदार बच्चा तो बोलेगा देखो सर सीधी सी बात है कि ये वाला पॉइंट तो पहले भी वही था, अब भी वही है, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस 2x प्लस 2a है, जिसमें से ये डिस्टेंस मेरे पास है 2x, तो ऑब्वियस बात है ये डिस्टेंस कितनी आ गई है 2a। इसका मतलब इमेज इधर की तरफ कितनी चली गई है 2a। मिरर को अगर तुम इधर की तरफ 5 सेंटीमीटर लेके जाओगी तो इमेज आपकी 10 सेंटीमीटर जाएगी। मिरर को आप अगर इधर की तरफ 3 मिलीमीटर लेके आओगे तो इमेज इधर की तरफ 6 मिलीमीटर आएगी। अगर आप मिरर को दूर 2 मीटर लेके जाओगे तो इमेज आपकी उधर की तरफ 4 मीटर जाएगी। आई रियली होप समझ गए होंगे। और तो और अगर आपका मिरर ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ए एम्पलीट्यूड का, तो इमेज भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड ए नहीं होगा, उसका एम्पलीट्यूड 2a होगा। लॉजिक मेरे बच्चों को शायद समझ में आ गया होगा, कितनी सिंपल सिंपल ज्योमेट्री है। आराम से प्यार से अपने डायग्राम बना तो ये हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बड़ा हम छोटा सा फॉर्मूला भी निकालने की कोशिश करते हैं, और वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज का कॉन्सेप्ट। सुनिए बच्चों, सुनिए बेटा, मान लीजिए बेटा कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये मिरर है और लेट्स से बेटा मिरर की जो पॉलिश्ड साइड है वो इधर वाली है, ठीक है, ये बेटा पॉलिश्ड साइड है, ये वाली रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये एक्स एक्सिस है, मैं लिख भी देता हूं, ये बेटा आपके पास वाई एक्सिस है, मैं अगेन लिख देता हूं, और आपकी तरफ आती हुई ये जेड एक्सिस है। मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां हुआ 0,0,0 पर हुआ तो इमेज कहां होगी। तो मेरे बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहा हूं कि सर इमेज भी 0,0,0 पे होगी, ठीक है, इट मेक सेंस। अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं है x, 0,0 पर, तो इमेज कहां होगी। तो अगेन मेरे बच्चे घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे हैं कि सर इमेज, ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर, इमेज यहां कहीं होगी -x, y, z, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं है
x कोमा y कोमा 0 पर है तो इमेज कहाँ होगी? तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर इमेज जो होगी वो सर -x कोमा -y कोमा 0 पर बिल्कुल नहीं होगी। आप पागल हो चुके हैं। सही कह रहे हो? यहाँ तो नहीं होगी। कहाँ होगी? कहाँ होगी? ऑब्जेक्ट अगर यूं जाएगी तो इमेज यूं जाएगी। बट अगर मिरर ऐसे पड़ा है तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो इमेज भी तो ऊपर ही जाएगी। हाँ, मिरर के परपेंडिकुलर में अगर ऑब्जेक्ट इधर गई तो इमेज इधर गई, लेकिन अगर इधर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो इमेज यहां पर भी तो ऊपर ही जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर होगी तो इमेज तो तुम जानते बेटा यहां कहीं होगी। कहां पर? -x कोमा y कोमा 0 पर। और तो और बेटा अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पर ले आऊं x कोमा y कोमा z पर तो इमेज कहां पर आएगी? इमेज आएगी -x कोमा y कोमा z पर। ऐसा तो नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट को इधर लेके आऊं तो इमेज यूं चली जाए। आप बोलोगे नहीं सर, इधर की तरफ 5 सेंटीमीटर लेके आओगे तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर ऐसे ही आएगी। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर ये मिरर है और ये मिरर आपका अगर YZ प्लेन के अंदर है तो अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स x कोमा y कोमा z है तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे -x कोमा y कोमा z। बल्कि मैं तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि जिस प्लेन में आपका मिरर है उस प्लेन के अंदर तो जो कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का वही कोऑर्डिनेट इमेज का, जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का वही डिस्प्लेसमेंट इमेज का, जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वही वेलोसिटी इमेज की, जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का वही एक्सेलरेशन इमेज का। किस प्लेन में? जिस प्लेन में मिरर है उस प्लेन के अंदर। तो जैसे मान लो बड़ा मिरर ऐसे है, ऑब्जेक्ट यूं जाएगा तो इमेज भी यूं जाएगी, ऑब्जेक्ट यूं जाएगा इमेज भी यूं जाएगी, ऑब्जेक्ट यूं जाएगा इमेज यूं जाएगी, ऑब्जेक्ट यूं जाएगा ऑब्जेक्ट यूं इमेज यूं, ऑब्जेक्ट यूं इमेज यूं। अंतर सिर्फ और सिर्फ किधर है? मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट यूं जाएगा तो इमेज यूं जाएगा, यूं नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, है कि नहीं? तो मिरर के प्लेन के पैरेलल में तो जो मोशन ऑब्जेक्ट का वही मोशन इमेज का। चिंता सिर्फ और सिर्फ है मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मेरे बच्चे एक थ्योरी बना सकते हैं। क्या? इन प्लेन पैरेलल टू मिरर, मिरर के प्लेन के पैरेलल क्या होगा? तो आप बड़े आराम से इत्मीनान से कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल हैव एग्जैक्ट सेम मोशन। When I say exact same motion, I just want to say that they will have same velocity, same acceleration, same displacement in the plane parallel to mirror. Will have exactly same motion. They will have same displacement, same velocity, same acceleration. चिंता किधर है? चिंता किधर है? चिंता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर। मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? जैसे इस केस में मिरर YZ प्लेन में है तो चिंता किस तरफ है? X में। कल को बड़ा पता लगा कि मिरर आपका लेट से XZ प्लेन में, तब चिंता किधर होगी? Y की। ठीक है, मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि मिरर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो मिरर के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट होगा उसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब -n के साथ। तो बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये ऑब्जेक्ट की नेट, ऑब्जेक्ट और इमेज की नेट वेलोसिटी के बीच का फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किधर का फॉर्मूला है?
जिस प्लेन में आपका मिरर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिलेट करने के लिए। मिरर के प्लेन में तो तुम जानते ही हो, जो ऑब्जेक्ट का मोशन वही इमेज का मोशन। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर को कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर को लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मेरे पास आ गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, बड़ा क्या लिखूं, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मिरर रेस्ट पे हुआ, इफ मिरर रेस्ट पे, तब मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा माइनस का तुम अर्थ जानते हो, मिरर के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट यूं जाएगा तो इमेज यूं जाएगी, ऑब्जेक्ट यूं आएगा तो इमेज यूं आएगी, बस। अदरवाइज बेटा दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट फॉर द नेट वेलोसिटी, दिस इज ओनली फॉर द डायरेक्शन which is perpendicular to the mirror। जिस प्लेन में आपका मिरर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला फॉर्मूला है, और जिस प्लेन के अंदर आपका मिरर है उस प्लेन में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, उसमें तो बस ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज की वेलोसिटी। ये फॉर्मूला तुम एक्सेलरेशन के लिए लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ मिरर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर के प्लेन में तो कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं। इससे हमारा, इतनी सी बात से हमारा सारा का सारा काम बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, अच्छे से बन जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कुछ सवाल करें, चलो। ये बड़ा मिरर, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट पड़ी है, रेस्ट पे है, और मिरर जो है वो मिरर का जो प्लेन है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ भाग रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। मुझसे बड़ा सवाल क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ऐसे बड़ा 3-4 सवाल होंगे, ये पहला है, करते हैं। मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फॉर्मूला है, जानते हैं। एक साइड को प्लस बोल दो, बड़ा एक साइड को माइनस बोल दो। ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां। क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर की वेलोसिटी है पॉजिटिव साइड में 3, ऑब्जेक्ट बड़ा रेस्ट पे। आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर इमेज की वेलोसिटी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब इमेज के पास वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इमेज के पास बड़ा वेलोसिटी इस तरफ है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मेरे बच्चे बोलेंगे सर इट मेक सेंस, 1 सेकंड में अगर ये 3 सेंटीमीटर जाएगा तो वो 6 जाएगा। आपने सिखाया भी था कि अगर ये डिस्टेंस a जाएगा और अगर रेस्ट पे होगा तो वो 2a जाएगा। इट मेक सेंस। लेकिन ये वाले सारे फॉर्मूले किस तरफ के लिए हैं, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर के लिए। आगे चलो, ये मिरर रहा और मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है ऐसे 2 मिलीमीटर पर सेकंड। तो इमेज के पास वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज यहां। तो गंवारों की तरह ऐसे मत बोल देना कि सर वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी, नहीं नहीं, मिरर के प्लेन के पैरेलल में तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी। यहां पर तो कुछ ऐसा खास सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बोल देना कि इमेज के पास भी वेलोसिटी 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। परफेक्ट। एक और करते हैं। मिरर तो बेटा ऐसे, ये रिफ्लेक्टिंग साइड इधर की तरफ पॉलिश कर रखी है, मिरर जा रहा है इधर की तरफ, ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर की तरफ। ऑब्जेक्ट यहां तो बड़ा लेट से आपकी इमेज यहां गई। क्या सारे के सारी वेलोसिटीज मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है? आप बोलोगे हाँ सर। क्या इधर की तरफ मेरे पास कोई फॉर्मूला है? जी हाँ। क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखना वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का ध्यान रखना मस्ट है। ये वाले साइड को बड़ा प्लस, मैं इस वाले साइड को माइनस बोल रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ इमेज मेरे पास आ गई है 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर के पास वेलोसिटी है इस तरफ 1 मिलीमीटर पर सेकंड, बड़ा इधर की तरफ प्लस या माइनस, माइनस -1 मिलीमीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है इस तरफ, किधर की तरफ, प्लस साइड में, कितनी, 2। बड़ा देखना, मेरे ख्याल से -4 मिलीमीटर पर सेकंड आ गया होगा। अरे सर ये तो नेगेटिव आया है। नेगेटिव क्या बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, कि हाँ भाई इमेज के पास वेलोसिटी इधर की तरफ है और कितनी है, 4 मिलीमीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किधर के लिए है? मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर के लिए।
मिरर जा रहा है इधर, ऑब्जेक्ट जा रही है इधर, और मुझसे पूछा है बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। बता देंगे बेटा क्या सारे के सारे वेलोसिटीज मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है? आप बोलोगे हाँ सर, मिरर भी यूं जा रहा है और ऑब्जेक्ट भी यूं जा रही है, तो सारे सारे वेलोसिटीज मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। सर फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। अच्छा क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन में ध्यान तो देना ही पड़ेगा। किसी एक साइड को प्लस बेटा किसी एक साइड को माइनस। मिरर के पास वेलोसिटी है 1 और ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है इधर की तरफ 2 मिलीमीटर पर सेकंड, इधर की तरफ को 2 नहीं बेटा -2, दैट कम्स आउट टू बी 4 मिलीमीटर पर सेकंड। और ये तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी इधर की तरफ होगी 4 मिलीमीटर पर सेकंड। समझ गए बच्चों? बेस्ट सवाल बेटा आपका ये है, सिर्फ और सिर्फ यही वाला सवाल रिवाइज करें, और रिवीजन करते वक्त बाकी सारे सवाल करने की जरूरत नहीं है, सारे ट्रिवियल्स हैं, उनको बेटा बार बार थोड़ी करते रहोगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला सवाल कर लिया करो बेटा, काफी है। ठीक है, देखना क्या है बेटा, ये मिरर, ये बेटा परपेंडिकुलर आपकी लाइन, इस लाइन से बड़ा कुछ दूर आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये बड़ा कितने एंगल पे? 53 पे। मिरर के पास वेलोसिटी इधर की तरफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। सर इमेज, बेटा इमेज यहां कहीं आएगी, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे? बड़ा टफ है, सोचते हैं। पहले इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करो। इधर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा 10 का cos 53, बेटा कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। इधर की तरफ आ गया है 10 का sin 53, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। सर कंपोनेंट क्यों किए? क्योंकि बेटा मैं जानता हूं कि जो फॉर्मूला है वो कोई पूरे पर लगा देते हैं यार। मैं जानता हूं कि मिरर के प्लेन में फॉर्मूला कुछ और है और मिरर के परपेंडिकुलर में फॉर्मूला कुछ और है, तो मेरे लिए जो फॉर्मूले में निकाल के बैठा हूं वो फॉर्मूले ऐसे हो कि फटाक से लगा दो। हम जानते हैं कि ये वाली वेलोसिटी तो वो की वो रहती है और ये वाली वेलोसिटी में फॉर्मूला लगता है, तो अलग अलग ना, तो करने पड़ेंगे कंपोनेंट तो करने पड़ेंगे बेटा, बिना कंपोनेंट की बात नहीं आएगी। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट के पास, ये मिरर के प्लेन के पैरेलल है, तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी। ले बेटा इमेज के पास वेलोसिटी आ गई इस तरफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है, लेकिन सर इस तरफ वेलोसिटी वो फॉर्मूले से आएगी, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी तो फॉर्मूले से आएगी। किसी एक साइड को प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ मिरर? मिरर की वेलोसिटी है इस तरफ -1, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरफ, कुल मिलाकर आ गई -8 सेंटीमीटर पर सेकंड। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है कि जो इमेज के पास वेलोसिटी है वो पॉजिटिव साइड में नहीं है, नेगेटिव साइड में है, तो बोल देना कि इमेज के पास वेलोसिटी इस तरफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। आई होप बेटा अपन ने मचा दी। नेट वेलोसिटी है ऐसे 8√2 सेंटीमीटर पर सेकंड, बल्कि अगर 8 है, ये अगर 8 है तो ये वाला एंगल आपके पास आएगा बेटा कितना? 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, जब भी रिवाइज करो ये वाला सवाल रिवाइज करो, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ गए प्लेन मिरर की जो इमेज है उसकी वेलोसिटी को लेकर। हालांकि ये वाला सवाल भी आप रिवाइज कर सकते हो, ये वाला सवाल भी अच्छा है, इसमें भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ गए, बस इसमें डायग्राम नहीं है, बस इंग्लिश है, इतना ही फर्क है और कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। क्या है बेटा सवाल? सुनिए, सिचुएशन बेटा ऐसी है, मिरर इज प्लेस्ड पैरेलल टू XY प्लेन। ये लो बेटा, मान लेते हैं कि बेटा मेरे पास ये मिरर है XY प्लेन में, तो मिरर का बेटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? Y। मिरर अगर XY प्लेन में तो परपेंडिकुलर आपका Y इज मूविंग विथ वेलोसिटी। मिरर की वेलोसिटी दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप।
एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, बेटा एक ऑब्जेक्ट है यहां कहीं, उसकी बेटा कोई ना कोई वेलोसिटी दे रखी है और मुझसे पूछा है कि बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। बेटा मुझसे पूछ रखा है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। सोचने में लगता है पता नहीं क्या ही पूछ लिया, कितना ही तगड़ा सवाल पूछ लिया। अरे बहुत आसान है। मिरर कौन से प्लेन में है? मिरर है आपके एक्स वाई प्लेन में। ओह सॉरी बेटा, एक्स वाई प्लेन में है तो उसका परपेंडिकुलर तो जेड हो गया, सॉरी उसका परपेंडिकुलर तो जेड हो गया। मिरर अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो इस बात का सीधा सीधा ये अर्थ हुआ, सीधा सीधा ये अर्थ हुआ कि एक्स वाई प्लेन में तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी, एक्स वाई प्लेन में तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी। एक्स वाई प्लेन मतलब आई कैप और जे कैप के अंदर तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी। तो इमेज की वेलोसिटी में बड़े आराम से लिख सकता हूं कि अगर मिरर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन के अंदर मतलब आई कैप और जे कैप में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी एक्जैक्टली सेम होगी, क्योंकि जिस प्लेन में आपका मिरर होता है उस प्लेन के अंदर तो ऑब्जेक्ट का और इमेज का मोशन एक्जैक्टली सेम ही होता है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं आराम से, कि इमेज के पास वेलोसिटी आ गई है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस समथिंग अननोन के कैप। बस सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बच गया? z वाला। z वाला तो बचना ही था, क्योंकि xy प्लेन में अगर आपका मिरर है तो जो z एक्सिस है वो उसके परपेंडिकुलर है। z एक्सिस के अलोंग मेरा फॉर्मूला लगता है। क्या है z एक्सिस के अलोंग फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। अबे पूरा मत लिख देना, तुझे तो सिर्फ और सिर्फ z वाला ही लिखना है। -4। मिरर के पास z एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? -4। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के पास, अरे पूरी बात लिख देना यार, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ z के अलोंग। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी -10। दिस कम्स आउट टू बी -10। सॉल्व करते ही बड़ा मेरे पास इमेज की जो वेलोसिटी है वो आ गई है 3i कैप माइनस 4j कैप -10 के कैप। ही मेरा आंसर आ गया। समझ गए बच्चों इस बात को? आखिरी के जो 2 सवाल थे उसमें सारे के सारे बेटा कॉन्सेप्ट आए गए, आपको कोई एक्स्ट्रा उसमें बात याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से काम चल जाएगा बेटा। इस पर बेस्ड है ना आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 के बेटा सेक्शन ए निपटा सकते हो, है ना। पूरा तो नहीं है ना, उसमें थोड़े बहुत बड़ा और भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, लेकिन आप निपटा नहीं तो शुरुआत कर सकते हो उसकी। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर 2 मिरर आपस में किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो तो इमेजेस कैसे बनेंगी और कितनी बनेगी, इस बात को हम हल्का सा डिस्कस करते हैं। पहले एक फॉर्मूला भी लिखते हैं और फिर ऑफ कोर्स हम बेटा थोड़ा और उसके पीछे जो कैलकुलेशंस है उसको भी हम देखते हैं। इफ मिरर्स आर inclined at an angle, अगर बेटा कोई 2 मिरर किसी एंगल पर अगर इंक्लाइंड है तो इमेजेस किस तरह से बनती है उसको देखते हैं। मैं उसके पहले बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, सुनिएगा। जैसे मान लीजिएगा ये बेटा काफी हद तक है ना वैसा ही है जैसे हमने पहले पढ़ रखा था। सुनिएगा, आपके पास 2 मिरर हैं, एक बेटा ये रहा और एक बेटा दूसरा मिरर ये रहा। ये 2 मिरर हैं इस तरह से, दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है इस तरह से। इन दोनों मिरर्स के लिए मैं एक बार इस मिरर को M1 कह दूं और इस मिरर को M2 कह दूं। इन दोनों मिरर्स के बीच में यहां कहीं, एग्जैक्टली बीच में नहीं मतलब मिड पे नहीं, इन बिटवीन कह रहा हूं, यहां कहीं कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से एंगल बना रही है अल्फा और यहां से एंगल बना रही है बीटा। तो इसकी जो इमेज होगी वो बड़ा खूब सारी होंगी।
कैसे कैसे इमेजेस होंगी उसको हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि इमेजेस किस किस तरह से होंगे। इमेजेस जो होंगे वो बेटा ऐसे सर्कल पर होंगे, ऐसे बेटा किसी सर्कल पर होंगे, ऐसे सर्कल पर होंगे जिसका सेंटर जो है वो बेटा हमारे इस दोनों मिरर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा और रेडियस इस मिरर के वर्टेक्स से लेकर ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस होगी। फेयर एनफ। अब मेरी बात सुनना, आराम से सुनना बेटा। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से अल्फा डिस्टेंस ऊपर है तो इसकी जो इमेज आएगी वो बेटा यहां कहीं आएगी, मैं उसको I1 कह देता हूं, और ये इमेज आएगी यहां से अल्फा एंगल दूर। इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अगर बीटा एंगल नीचे है तो इमेज बेटा बीटा एंगल ऊपर है, इमेज यहां कहीं है, मैं इसको I2 कह दूं एंड दिस एंगल विल बी बीटा। अब कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, यहां से कहानी स्टार्ट हुई है। ये एंगल आपका वापस से बीटा, मैं यहां भी दिखा देता हूं, ये एंगल बीटा। अब इस मिरर के लिए ये तो ऑब्जेक्ट था ही, इसकी हमने इमेज बनाई थी। इस मिरर के लिए ये I2 भी ऑब्जेक्ट है, और ये कितना दूर है, ये दूर है अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा। तो यहां से यहां तक का टोटल एंगल कितना हो गया, यहां से तक का टोटल एंगल हो गया 2 बीटा प्लस अल्फा। अगर ऑब्जेक्ट यहां से 2 बीटा प्लस अल्फा डिस्टेंस दूर है तो इसकी जो इमेज होगी बड़ा वो यहां कहीं होगी, मैं उसे एक बार के लिए I3 लिख देता हूं, और ये जो एंगल है बड़ा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट बी 2 बीटा प्लस अल्फा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मिरर है इसके लिए ये I1 ऑब्जेक्ट है, कितना दूर है, आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, कितना 2 अल्फा प्लस बीटा। अगर 2 अल्फा प्लस बीटा ये दूर है तो इसकी इमेज बड़ा यहां से 2 अल्फा प्लस बीटा दूर यहां कहीं बनेगी, यहां कहीं मेरे पास एक इमेज बनेगी बेटा, दैट इमेज विल बी I4। और कहां बनेगी, ये बनेगी बेटा यहां से 2 अल्फा प्लस बीटा डिस्टेंस दूर। फेयर एनफ। अगेन कहानी यहां नहीं खत्म हुई है, अब ये जो I3 है ये इस मिरर M2 के लिए कैसे एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट, और ये कितनी दूर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा, इतने ही दूर बेटा अगली इमेज भी बन जाएगी। ऐसे इमेज लगातार बनती जाएंगी बनती जाएंगी बनती जाएंगी, लेकिन कभी भी ध्यान रखना इस बात को कि मिरर M2 से जो इमेज बनेगी वो ऑफ कोर्स मिरर M2 के पीछे ही बनेगी, तो ये जो एंगल है कभी भी ये 180 और 180 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसी तरह से M1 से जो भी इमेज बनेगी वो ऑब्वियस बात है कि इस लाइन के नीचे नीचे ही बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि ये जो M1 है अपने से ऊपर इमेज बना देगा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, तो कभी भी एंगल आपका 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप काउंट कर सकते हो। अब सुनना बेटा कैसे काउंट करना है, ये M1 ये M2, M1 ने पहली इमेज बनाई है अल्फा पे, M2 ने बेटा पहली इमेज बनाई है कितने एंगल पे, बीटा पे। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बेटा हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है। अब M1 ने बेटा पहली इमेज बनाई है अल्फा पे और अगली इमेज बनाई है बेटा कहां पर, ये जो अल्फा पर इमेज बनी है ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और M2 बनाएगा कहां पर, अल्फा में जोड़ दो बेटा, अल्फा में जोड़ दो क्या, अल्फा प्लस बीटा, बेटा क्या आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से M2 से जो पहली इमेज बनी बेटा कहां बनी, बीटा पे, ये M1 के लिए एक्ट कर रही है कैसे, ऑब्जेक्ट की तरह, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह अगर एक्ट कर रही है ये इमेज कहां बनाएगा, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, बेटा कितना हो गया 2 बीटा प्लस अल्फा, बेटा ये आ गया 2 बीटा प्लस अल्फा। अगेन ये जो 2 बीटा प्लस अल्फा है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी किसके लिए, M2 के लिए, और वो इमेज बनाएगा कितने एंगल पे, 2 बीटा प्लस अल्फा के अंदर फिर से जोड़ दो अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से हमारा जो M1 है उसके लिए 2 अल्फा प्लस बीटा जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी और ये इमेज कहां बनाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें 2 अल्फा प्लस बीटा के अंदर ऐड कर दो बेटा क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसे हम क्रिस क्रॉस करते रहेंगे, लेकिन कोई भी जो एंगल है बेटा वो 180 या 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ तब तक करनी है जब तक आपके एंगल बेटा 180 को क्रॉस ना कर जाए। बेटा एंगल्स
शुड बी लेस देन 180। बेटा एंगल जो है 180 से कम होने चाहिए। क्यों? बेटा M1 जो इमेज बनाएगा वो इसके नीचे नीचे ही बनाएगा, इसके ऊपर नहीं बनाएगा। तो एंगल जितने भी हैं बेटा 180 के आगे नहीं जाने चाहिए, 180 और 180 से आगे नहीं जाने चाहिए। ठीक है, एक बात और, ये इन्होंने जो इमेजेस बनाई हैं हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इमेज जो है बेटा वो ओवरलैप कर गई हो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि M1 ने कोई इमेज बनाई हो यहाँ पर और M2 ने कोई इमेज बनाई हो यहाँ पर और M1 ने भी इमेज बना दी हो यहाँ पर। तो अगर कोई ओवरलैप कर गया तो बेटा हमें वहाँ पर उस ओवरलैपिंग वाले पॉइंट में से एक इमेज को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी काउंटिंग के अंदर भी वो आएगा, इसकी काउंटिंग के अंदर भी वो आएगा। ओवरलैप कर रहा है तो बेटा इमेज तो एक ही बनेगी और दोनों बना रहे हैं तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो बेटा -1 4 ओवरलैपिंग, बेटा -1 4 ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, हम इसको बनाकर भी देखेंगे, है ना। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बोल दूं, सुनना बच्चों, आराम आराम से इस बात को सुनना। जैसे मान लीजिए कि बेटा मेरे पास एक मिरर ये रहा, एक मिरर ये रहा, और दोनों मिरर्स के बीच में बेटा मान लो कि जो एंगल है वो थीटा है। दोनों मिरर्स के बीच में एंगल जो है बेटा वो थीटा है। ये मिरर M1, ये मिरर M2। अब सुनना बेटा, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी उसका एक फॉर्मूला भी है। नंबर ऑफ इमेजेस का बेटा हमारे पास फॉर्मूला भी है। सुनिए बेटा कैसे, अगर 360 डिग्री अपॉन थीटा, थीटा क्या है? दोनों मिरर्स के बीच का एंगल, अगर ये इवन है तो आप सीधा कह सकते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। और अगर मान लीजिए कि 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड है, मान लीजिए बेटा ऑड है, तो उस केस के अंदर दो केस आएंगे, दो केस आएंगे। पहला ये कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सिमेट्रिकली मतलब बेटा बिल्कुल बीचों बीच प्लेस्ड है। उस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ इमेजेस आएगी बेटा वो 360 अपॉन थीटा -1 आएगी। और अगर ऑब्जेक्ट नॉट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस बेटा सिर्फ 360 अपॉन थीटा है, बस इतनी सी बात। हालांकि हम बना के भी देख लेंगे लेकिन फॉर्मूला से बड़ा बात बन जाती है। अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन हुई तो ये फॉर्मूला, 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड हुई तो दो केस आएंगे, ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या नॉन सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है। और बड़े आराम से हमारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। चलिए बच्चों कुछ केसेस करके देखते हैं। एक छोटा सा केस, मिरर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलरली। बेटा दो मिरर हैं और दोनों को मैंने एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया है, तो क्या सिचुएशन होगी? एक मिरर बेटा आपका ये रहा, एक मिरर बेटा आपका ये रहा, दोनों के बीच में एंगल आपका 90। अरे बेटा मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, तो हटाओ। हाँ मुझे बेटा थोड़ी जगह चाहिए। सुनिए, एक मिरर बेटा ये रहा और दूसरा मिरर ये रहा। मैं इसको बेटा मिरर M1 कह रहा हूं, इसे मैं एक बार के लिए मिरर M2 कह रहा हूं, ठीक है बेटा। दोनों मिरर्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, इस पॉइंट को मैं एक बार 0,0 कह रहा हूं, ठीक है। और यहां से
x डिस्टेंस दूर, यहां से y डिस्टेंस दूर, यहां कहीं बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैं एक बार के लिए x, y लिख देता हूं, बड़ा ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से बड़ा ऑफ कोर्स रेज हर तरफ निकलेंगी, m1 पर भी गिरेंगी, m2 पर भी गिरेंगी। अब आराम से सुनना, मैं दोनों मिरर्स को हल्का सा स्ट्रेच भी कर रहा हूँ, बेटा ऐसे खींच के दिखा रहा हूँ। ये मिरर बड़ा हल्का सा ऐसे एक्सटेंड करके दिखा दिया, इसी तरह से बड़ा मैं इस मिरर को भी थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट O है उसमें से रेज हर तरफ निकलनी है, उसमें से रेज जो आएंगी लेट से बड़ा दे विल कम लाइक दिस, यूं भी आएंगी बेटा, ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी। सॉरी, ठीक है, ऐसे भी रे आएंगी, ऐसे भी रे, ऑफ कोर्स ऐसे बड़ा m1 पर गिरेंगे। ये रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएंगे आपको हल्का फुल्का बड़ा आइडिया तो है ही। और रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रेस होंगी दे विल गो लाइक दिस, लेट्स से ये रिफ्लेक्शन के बाद यू निकल लेगी। ये वाला जो रे है ये तो बड़ा सीधी निकल लेगी यार, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस। ये जो रे है यूं आई है, यूं निकल लेगी, ऐसे निकल। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इन सब का इंटरसेक्शन पॉइंट आपकी इमेज होगी। अभी बनाते हैं इन सब का इंटरसेक्शन पॉइंट, बड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, बड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करूंगा तो मुझे सबसे पहली इमेज दिखाई देगी एंड बेटा दिस इज योर I2। और मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि अगर ये y डिस्टेंस ऊपर है तो बड़ा ये ऑफ कोर्स y डिस्टेंस नीचे है, और इस पॉइंट के बड़ा कोऑर्डिनेट्स हम बड़े प्यार से लिख सकते हैं x, -y। ये y डिस्टेंस ऊपर, बड़ा y डिस्टेंस नीचे, ठीक है। अब इस मिरर M2 पर ऑब्जेक्ट O से डायरेक्ट रेज तो आएंगी, उनको बनाता हूं। चलिए बेटा दूसरे कलर से बना लेते हैं, इससे बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट O से रेज आएंगी ऐसे, ऑब्जेक्ट O से बड़ा रेज नोट, ऑब्जेक्ट O से रेज बड़ा हर तरह से आएंगी, ऐसे भी आएगी, और इस ऑब्जेक्ट O से लेट्स से बड़ा कोई ना कोई रे ऐसे। ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएंगे? ये जो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ऑफ कोर्स बड़ा ये वाली रे तो जैसे आई थी वैसे ही पलटकर वापस चली जाएगी, ठीक है। ये वाली जो रे है बड़ा रिफ्लेक्शन के बाद यूं जाएगी, ये जो रे है बड़ा यूं आई है, ये रिफ्लेक्शन के बाद यूं जाएगी। इन रिफ्लेक्टेड रेस को अगर मैं पीछे की तरफ खींचता हूं, इन रिफ्लेक्टेड रेस को अगर मैं पीछे की तरफ खींचता हूं, ऐसे, तो यहां कहीं बड़ा मेरे पास दूसरी इमेज आएगी। मैं इस इमेज को एक बार के लिए I2 कह देता हूं, ठीक है बेटा। अब इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट यहां से अगर x डिस्टेंस आगे है तो ये इमेज बड़ा x डिस्टेंस पीछे है, तो इसके मैं कोऑर्डिनेट्स बड़े आराम से लिख सकता हूं -x, y। दिस इज माय इमेज नंबर 2। अब सुनना बेटा, ये जो मिरर M1 है इस पर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इन तीनों इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है O, सो ऑब्जेक्ट O है। लेकिन इस M1 मिरर पर रेज जो है वो एक जगह से और भी आ रही है, जरा गौर करो। कौन सी? ये वाली इंसिडेंट रे भी तो आ रही है इसके ऊपर, ये वाली इंसिडेंट रे भी तो आ रही है ऐसे। मिरर M1 पर O से तो आ ही रही है और उसके कारण जो इमेज बननी थी वो बना दी, लेकिन इस मिरर M1 पर रेज एक जगह से और आ रही है। कहां से आ रही है? वो रेज आ रही है, पीछे चलो, कहां से? I2 से। I2 इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर M1, और अगर ऐसा है तो इस रे को बड़ा ऐसे पीछे की तरफ जैसे ये रिफ्लेक्ट होगा यूं, अरे सॉरी, इसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे,
इसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। और ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे लेकर जाऊंगा, अगर बेटा मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे लेकर जाऊंगा तो बेटा मुझे इमेज मिल जाएगी यहाँ की। और मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है तो ये I2 ऑब्जेक्ट है, और I2 अगर यहां से y डिस्टेंस ऊपर है तो ऑब्वियस बात है कि इमेज यहां से बड़ा y डिस्टेंस नीचे होगी। तो अगली जो आपकी इमेज बनेगी बेटा वो यहां कहीं बनेगी, दिस विल बी योर I3। और या ये अगर डिस्टेंस y है तो दिस डिस्टेंस ऑल्सो कम्स आउट ऑफ y। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स विल बी -x, -y। दिस इज माई इमेज नंबर 3। दिस इज माई इमेज नंबर 3। सर ऐसे तो एक इमेज और बन सकती है। कैसे? कि इस मिरर M2 पर ऑब्जेक्ट O से तो रेज आ ही रही हैं, एक जगह से और भी आ रही हैं। कहां से आ रही हैं? वो रेज आ रही हैं यहां से यूं गई और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद यूं आई। तो इस मिरर M2 पर ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट O से डायरेक्ट रे आ रही है और ये एक रे और आ रही है, ये रेज और आ रही है। और ये रेज कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? ये रेज आती हुई दिखाई दे रही है I2 से। सो इस मिरर M2 के लिए I2 इज एक्टिंग लाइक एन ऑब्जेक्ट। और हम जानते हैं कि मिरर M2 से I2 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी है? x। और अगर ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस आगे है तो इमेज बेटा x डिस्टेंस पीछे। और जैसे मैं यहां से x डिस्टेंस पीछे गया, वापस से कोऑर्डिनेट तो -x, -y आ गया, -x, -y आ गया। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इमेज आपका M2 भी बना रहा है और M1 भी बना रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन यहां पर जो इमेज है वो कोइंसाइड कर गई है। बेटा क्या कर गई है? कोइंसाइड कर गई है। तो एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज, ये किसने बनाई? M1 ने। ये किसने बनाई? M2 ने। और ये किसने बनाई? M2 ने बनाई, M3 ने बनाई। लेकिन ये वाली इमेज दोनों ने एक ही जगह बनाई। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज अ नंबर ऑफ इमेजेस, तो मैं बड़े आराम से कहूंगा कि आई हैड काउंटेड इट, द नंबर ऑफ इमेजेस इज 3। सर फॉर्मूले से आ जाएगा आंसर? बिल्कुल आएगा। सबसे पहले 360 अपॉन थीटा करो। बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू मिरर्स? बेटा दोनों मिरर कैसे रखे हुए हैं? परपेंडिकुलरली। तो 360 अपॉन थीटा कितना आ गया? 4 तो इवन है। और इवन वाले केस में मैंने आपको सीधा बोल रखा है कि नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 अपॉन 90 -1। कुछ खास सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर विल बी 3। तो 3 इमेजेस बनेंगी। ये वाली बात तो हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे। आई होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। यही नहीं, मैं यहां पर एक बात आपको और बोलना चाहूंगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें एक बात यहां पर और बोलना चाहूंगा कि जो सारी की सारी इमेजेस हैं वो ध्यान से देखो कि इन दोनों मिरर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से √(x² + y²) बेटा कितना? √(x² + y², √(x² + y², √(x² + y², √(x² + y² डिस्टेंस दूर है। सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हैं। तो आप एक बात यहां पर और कह सकते हो कि बट ऑल दीज पॉइंट्स विल लाई ऑन ए सर्कल लाइक दिस। सारे के सारे जो इमेजेस होंगी वो एक सर्कल पर लाई करेंगी, ऐसे सर्कल पर लाई करेंगी जिसका रेडियस बेटा कितना आ रहा है? √(x² + y²। सारे के सारे इमेजेस जो हैं वो ऐसे सर्कल पर हैं जिसका रेडियस √(x² + y²। सिंपल है बेटा, बन गया। मैं कहा काफी अच्छे से बेटा मैंने सारी बात को समझ भी लिया। ठीक है, कोई भी आपसे इसमें कैसी बातें पूछे आप बेटा सारी बातों का जवाब दे सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते। जैसे मैं एक सिचुएशन और लूं, सुनना बेटा, मैं एक एग्जांपल और लूं ऐसे तुम्हें फील कराने के लिए, बट आपको फील कराने के लिए मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरे पास एक मिरर बड़ा ये रहा, और एक मिरर ये रहा। दोनों मिरर्स के बीच में एंगल आपका 90 है। दोनों मिरर्स के बीच में आपका एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो बेटा मान लेते हैं कि
यहां कहीं है। ऑब्जेक्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो यहां कहीं है। ये एंगल 30 है बेटा, ये एंगल आपका 60 है। आराम से सुनना बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैं इस मिरर को एक बार के लिए M1 कह देता हूं और इस मिरर को एक बार के लिए M2 कह देता हूं। इस मिरर M1 से ये 30 डिग्री ऊपर है तो इमेज बनाएगा 30 डिग्री नीचे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली जो इमेज बनेगी बेटा यहां कहीं बनेगी। ये बेटा आपकी इमेज है I1। ये एंगल कितना है 30। बढ़िया बढ़िया। ये मिरर के आगे 60 डिग्री ऑब्जेक्ट है। 60 डिग्री दूर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी 60 डिग्री पीछे। इमेज जो होगी बेटा ऑफ कोर्स ऐसे कहीं होगी। ये आपका I2। ये कितना आ गया 60। ठीक है बेटा, अब इस मिरर के लिए बेटा इस M1 के लिए O तो ऑब्जेक्ट है ही है, I2 भी ऑब्जेक्ट है। कितना दूर है 60 60 120 120 और 30 कितना बेटा 50 सॉरी 150। तो ये बड़ा इमेज बनाएगा कहां पर, यहां से 150 दूर। बेटा 150 में से 90 तो ये हो गया, 60 और हो गया, तो बेटा ये इमेज बनाएगा यहां कहीं, यहां कहीं। और ये जो एंगल होगा बेटा दिस एंगल विल बी ऑफ कोर्स 150। इसमें से 90 तो ये हो गया बेटा, बाकी आपके पास ये 60 हो गया। सर एक और इमेज बननी चाहिए, कौन सी, वो इमेज बननी चाहिए M2 बनाएगा। M2 के लिए O तो ऑब्जेक्ट है ही है, I1 भी ऑब्जेक्ट है, I1 भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो कितना दूर है 90 और 30 कितना हो गया 120। तो बनाएगा 120 इधर है तो 120 इधर, 120 में से तुम्हारा 90 तो ये हो गया, 30 और आएगा, 90 तो बेटा यही हो गया और 30 और आ गया, कितना आ गया 120। ये रहा आपका 120। अरे ये तो तुम वापस से वहीं पहुंच गए, ये तो कोइंसाइड कर गई, इधर क्या कर गई कोइंसाइड कर गई। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है 1 2, यहां पर भले ही 2 इमेज बन रहे हो लेकिन दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी जस्ट 3। फॉर्मूले से भी हमारा आंसर यही आ रहा था, फॉर्मूले में हमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, नंबर ऑफ इमेजेस आर जस्ट 3। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट ऐसे बेटा हम कुछ और एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। सुनिएगा, जैसे 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 मैं एक एग्जाम्पल लूं, मैं बड़ा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मेरे पास एक मिरर ये रहा, दूसरा मिरर ये रहा, दोनों मिरर्स के बीच में एंगल है 60 डिग्री, एंगल है 60 डिग्री और ऑब्जेक्ट यहां कहीं है। बेटा ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, ये वाला एंगल मेरे पास है 30, बेटा ये वाला एंगल भी मेरे पास है 30। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी बेटा, नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस होंगी 360 अपॉन 60। पहले चेक कर लो बेटा 360 अपॉन 60 कितना आ गया 6। 6 तो इवन है, इवन वाले केस में कोई केस वेस नहीं होते, सीधे आंसर होता है 360 अपॉन थीटा -1। बेटा नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनेंगी। सर दिखा सकते हो आप, हाँ बेटा दिखा सकता हूँ, हल्का फुल्का तो दिखा ही सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कहाँ कहाँ होंगे। ये मिरर M1 है बेटा, मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये मेरा मिरर M2 है, मैंने इसको भी एक्सटेंड कर दिया। अभी करते इस मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री ऊपर, तो बड़ा इमेज बनेगी -30 डिग्री नीचे। सबसे पहली इमेज
I1। इस मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री नीचे, तो बड़ा इमेज बनेगी 30 डिग्री ऊपर। बड़ा यहां गई, बड़ा ये आपके पास 30 डिग्री, ये आपका I2 आ गया। अगली कहां बनेगी, बना लेंगे बेटा। इसके लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ये मेरा M1, ये मेरा M2, ये M1, ये मेरा M2। अब सुनना बेटा, M1 ने पहली इमेज बनाई बेटा कितने पे, 30 पे। M2 ने बेटा पहली इमेज बेटा कितने बनाई है, 30 पे, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60। अब सुनना, M1 के लिए अब ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 30 + 60, बेटा कितना, 90। तो बेटा ये इमेज बनाएगा 90 नीचे, ठीक है। सॉरी बेटा, ये 30 पे था, 30 में मैंने 60 ऐड किया, कितना आ गया, 90। M1 ने पहली इमेज बनाई 30 पे, M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है, कहां इमेज बनाएगा, 30 तो ये और 60 ये, अपने से कितना डिस्टेंस दूर, 90। तो अपने से दूर बनाएगा 30 + 90, 30 + 60 कितना हो गया, 90, ठीक। तो इसका मतलब M1 ने अपने से 90 एंगल दूर बना दी इमेज, और इसने भी अपने से 90 दूर बना दी बेटा कोई ना कोई इमेज। I4 ले लो, चलो। अब क्या होगा, अब अगेन ये इसमें वापस से इन दोनों बीच का एंगल जोड़ दो बेटा, दैट कम्स आउट 150। इसमें भी कुछ ना कुछ एंगल जोड़ दो बेटा, दैट कम्स आउट में 150। 60 ऐड कर देगा। अगला 60 और ऐड करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 210, अगला 60 ऐड करोगे जाएगा 210। बेटा ये 60 कौन सा ऐड कर रहे हैं पता ना, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल। 180 और 180 से बड़े वाले काउंट नहीं करते, लेकिन इनके अंदर बेटा कोई ना कोई हो सकता है कि ओवरलैप कर रहा हूं। ओवरलैप करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज चेक करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई जो एंगल है उनका सम प्लस इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन सब का सम मिलकर 360 हो जाए। आप बोलो सर हो तो रहा है, 150 + 150, 150 + 150 + 60 कितना हो गया, 360। और अगर ये 360 हो गया, इसका मतलब ये दोनों आपके क्या करेंगे बेटा, ओवरलैप करेंगे। और अगर ओवरलैप करेंगे तो हम तो क्या काउंट कर रहे थे कि पहली इमेज ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, लेकिन पांचवी और छठी तो क्या कर गई, ओवरलैप। नंबर ऑफ इमेजेस बेटा सिर्फ और सिर्फ कितनी बनी, सिर्फ और सिर्फ बनी आपकी 5, क्योंकि छठी इमेज तो आपकी ओवरलैप कर गई। ओवरलैप करने के लिए क्या चेक करना है कि इनमें से कोई एंगल प्लस इनमें से कोई एंगल प्लस दोनों मिरर्स के बीच का एंगल अगर 360 हो जाए तो ओवरलैप हो जाएगा। फॉर्मूले से तो हमारा आंसर पहले आ चुका था, तो हम बातें कर रहे हैं। सर इसको हम कंफर्म कर सकते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। सुनना, ये एंगल 60 है, ठीक है, ठीक है। मिरर M1 जो है वो अपने से 150 एंगल दूर यहां कहीं इमेज बना रहा है ऐसे। 150 में से 90 तो ये हो गया, 60 और हो गया, यहां कहीं इमेज बना रहा है, ठीक है। ये मिरर M2 अपने से 150, कितना बेटा 150, 150 में से 30 तो यही हो गया, 90 ये हो गया, कितना हो गया 120, 120 और 30 ये हो गया। देख लो वहीं पहुंच गए। 30 ये, 90 ये, तो 30 ये, 60 ये, 90 ये, तो बड़ा दोनों कॉन्सेंट कर गए। इसका मतलब इससे 150 और बीच का 60, अगर ये एंगल आपका 360 हो गया तो ऐसे केस में आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा। आपको इतना नहीं सोचना, फॉर्मूले से आंसर आ रहा था, मतलब सिर्फ और सिर्फ फील कराने के लिए इतना सारा काम कर रहा था। तो जब भी आपको नंबर ऑफ इमेजेस अगर इस तरह से निकालनी हो, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा इस बात को कि पहली इमेजेस निकाल लीजिए, फिर बेटा सिर्फ और सिर्फ ऐसे 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 क्रॉस करिए, और कितना एंगल जोड़ता चाहिए, दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो लगातार ऐड करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, अपना काम बड़े आराम से बन जाएगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, मान लीजिए कि ये एक मिरर, ये दूसरा मिरर,
दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है 60 और ऑब्जेक्ट यहां कहीं है बेटा, ये वाला एंगल है 20, ये वाला एंगल है 40। मैं इसको एक बार के लिए M1 कह रहा हूं, इसको एक बार के लिए M2 कह रहा हूं। कितनी इमेजेस बननी है हमें फॉर्मूले से पता है कि नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 अपॉन बेटा एंगल कितना है दोनों मिरर्स के बीच का 60, दैट कम्स आउट बी इवन बेटा -1 कर दो, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5। फिर भी आप फील ले सकते हो कैसे, ये M1 ये M2, M1 से ऑब्जेक्ट 20 डिग्री ऊपर है तो इमेज बनाएगा 20 डिग्री नीचे, M2 से ऑब्जेक्ट 40 ऐसे इमेज बनाएगा 40 ऐसे। अब बन जाएगा हमारा काम, अब बन जाएगा हमारा काम। अब सुनना बेटा, इस M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट है 40 ये और 60 ये, कितना हो गया 100। हमेशा ऐड करते रहो बीच वाला एंगल, बीच वाला एंगल कितना है 60, ये कितना आ गया 100, यही 60 इसमें ऐड कर दो, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल ऐड कर दो, 20 एंड 60 बेटा कितना आ गया 80। 80 के पीछे लॉजिक पता लग गया ना। इस मिरर से इस मिरर के लिए ये वाले जो ऑब्जेक्ट है, ये वाले जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। 20 ये और 60 ये कितना हो गया 20 और 60 कितना हो गया 80, 80 जितना ये उतना बेटा इधर इमेज बन जाएगी। तो ये 80, फिर से दोनों मिरर के बीच का एंगल ऐड कर दो, ऐड कर दो, ये बनाएगा बेटा 140, ये बनाएगा बेटा कितना 160, फिर से 60 ऐड कर दो बेटा, ये आ गया 220, ये आ गया 200। 180 और 180 को पार नहीं करना, उनको हटा दो। काउंट करने पर क्या होता है दिस प्लस 1, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। 6 लग रही हैं सर, आपके फॉर्म में से 5 आ रही है, बड़ा पक्की बात है, कोई कोइंसाइड कर रहा होगा। कौन से कोइंसाइड कर रहे हैं चेक कर लो। 140 प्लस 160 कितना हो गया 300 और दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है 60, बेटा कितना हो गया 360। तो इसका मतलब दिस प्लस दोनों मिरर के बीच का एंगल कुल मिलाकर 360 हो रहा है। इसका मतलब बेटा ये दोनों इमेज आपके कोइंसाइड करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस अब भी आपके पास 5 ही हो। आई होप बेटा बात तुम समझ गए होंगे। काउंटिंग करना चाहो काउंटिंग करो, और अगर ऐसे निकालना चाहो ऐसे निकालो, दोनों से आपके आंसर आएंगे। हालांकि इस पर बेटा कोई जेईई वगैरह में इतने सवाल नहीं पूछते, बट फिर भी बच्चों को पता तो होना ही चाहिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा, काफ़ी टाइम से हम लोग प्लेन मिरर ही पढ़ रहे हैं। हालांकि प्लेन मिरर के कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, मगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए काफ़ी मस्ट है। नेक्स्ट इज पैराबोलिक मिरर। एज सच पैराबोलिक मिरर हमारे कोर्स में नहीं है, बट हम लोग बेटा पैराबोलिक मिरर इस तरह से पढ़ते हैं जैसे कोई मैथ्स का सवाल कर रहे हैं। तो मैथ्स के सवाल के टाइप से बेटा हमें सारा काम निपटाना है। सुनिएगा इस बात को, जो कॉन्सेप्ट हमने सीख रखे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एनफ फॉर अस, उससे हमारा काम बन जाएगा। तो चलो मेरी बात सुनो बेटा, आपके पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसे दे रखी बेटा, और हमारे पास एक पैराबोलिक मिरर दे रखा है। सर ये पैराबोलिक मिरर क्या है? वैसे बेटा 3 डायमेंशनल होता है, पैराबोलाइड होता है, यूं ऐसे, बस क्रॉस सेक्शन पैराबोला जैसा है, बाकी है बेटा ये 3D के अंदर ऐसे, उसे पैराबोलाइड बोलते हैं। ठीक, इसके ये वाले सरफेस अपन ने ये अंदर वाली सरफेस अपन ने ऐसे सिल्वर्ड कर रखी है, तो बाहर वाले जो सरफेस है वो हमारे रिफ्लेक्शन में काम आएगी। इस पैराबोला की मुझे इक्वेशन दे रखी है y² इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब हुआ क्या मेरे बच्चे कि यहां पर मैंने कोई लाइट गिरा दी ऐसे, और ये लाइट जो गिर रही है ये हॉरिजॉन्टली आ रही है। सवाल में लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली आने के बाद ये लाइट जो है, लाइट रे जो है, रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकली हो जाती है। आती हॉरिजॉन्टली है, जाती वर्टिकली है। ऐसा हर पॉइंट पर नहीं हो पाएगा, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर जब रे टकराएगी तभी ऐसा होगा। आपको पता करना है कि इस x, y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। रे आई कैसी है? हॉरिजॉन्टली। जा कैसे रही है? वर्टिकली। तो इसे एज ए सवाल ही करना है बेटा। मैं यहां पर एग्जांपल लिख देता हूं।
light ray strikes horizontally and reflects vertically. Find coordinate of point at which लाइट इज इंसिडेंट। बेटा कौन से पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई है उसके कोऑर्डिनेट बताओ। बिल्कुल बताएंगे। ये बेटा आपका x, ये आपका बेटा y। मैं फिर से इस बात को बोल दूं बेटा कि इसमें कोई बहुत ऐसे हाई फाई चीज़ें फिजिक्स वाली नहीं है। फिजिक्स का तो सिर्फ वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट काम आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, काश मैं नॉर्मल बना लेता। बना लेंगे, पहले टेंजेंट तो बना लो। अगर टेंजेंट बन जाएगा तो नॉर्मल भी बन जाएगा। तो पहले चलो टेंजेंट बनाते हैं अपन लोग। तो मैं बेटा टेंजेंट बना रहा हूं। इस पॉइंट पर टेंजेंट विल बी लाइक दिस। ये बेटा आपका टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट। इस टेंजेंट ने मान लेते हैं कि बेटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है थीटा। लेट्स से देख लेंगे इसको। अब आगे एक नॉर्मल और बना दो। नॉर्मल जो होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ये बेटा परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल 90। ठीक है बेटा, अब मुद्दे पे आते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90। ऑफ कोर्स इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल है, रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल है, तो एंगल तो 90। बट वी ऑल्सो नो दैट कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल आई है, के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल का नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आर है। ये दोनों बराबर होने चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वी नो दैट कि I plus R is equals to 90, so I should be equal to R, बड़ा that should be equal to 45। ये बड़ा 45 आ गया। अब हमारा काम बन गया बेटा, ये वाला एंगल आपके पास 45, ये वाला एंगल आपके पास 45, इसी को आगे खींच दो। नॉर्मल और टेंजेंट के बीच टोटल एंगल है 90, तो बेटा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट बी 45। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, टोटल एंगल 90 होना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है कि दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी 45। एंड इफ दिस एंगल कम्स आउट टू बी 45, ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी 45। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल 45 तो ये वाला एंगल भी 45। ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये लाइन कॉमन, ये वाला एंगल 45 तो ये वाला एंगल भी तो 45। और ये जो एंगल 45 है, इसकी कहानी हम जानते हैं कि tan थीटा इज dy बाई dx, एंड वी नो दैट कि थीटा इज 45, सो डिफरेंशियल कम्स आउट टू बी 1 dy बाई dx। बेटा करना जरा dy बाई dx, हम कर देंगे इसका डिफरेंशियल, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। मेरे पास आ गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, अभी कर देंगे। y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y इंटू dy बाई dx, x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1, और इससे मेरे पास आ गया है dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2y, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2y। बड़ा y की वैल्यू मेरे पास आ गई है हाफ। अगर मैं इसको रखता हूं बेटा, y की वैल्यू को 1/4 रखता हूं, तो x की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई है 1/4। तो इस पॉइंट की बेटा बड़े प्यार से हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं 1/4, 1/2। ये हमारा आंसर है। हालांकि कोई बच्चा अगर हल्का सा दिमाग लगाएगा तो एक बात और बोलेगा कि सर इस पॉइंट के अलावा एक पॉइंट और ऐसा है जहां पर ऐसा हो सकता है। वो वाला पॉइंट है जस्ट इसके नीचे वाला, ये वाला पॉइंट। यहां पर भी मोर और लेस यही कहानी है, लाइट आएगी ऐसे, जाएगी ऐसे। बस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट तो वही होगा 1/4, बस बेटा y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा तो -1/2।
ठीक है बेटा। तो कभी पैराबोलिक मिरर पे कोई एडवांस्ड में अगर सवाल आए तो मान के चलना कि भले ही हमारे कोर्स में ना हो, लेकिन एक जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो हमें इस तरह का सवाल करने के लिए पूरी छूट देती है। एडवांस में पहले भी पैराबोलिक मिरर पर सवाल बेटा आ रखा है, लेकिन सिंपल जैसे मैथमेटिक्स में पैराबोला वगैरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे सवाल बन जाते थे। ऐसा नहीं कि कभी परेशान हुए बच्चे ना, बच्चों ने कर लिया। लेकिन बच्चे के दिमाग में ये तो होना चाहिए ना कि अरे सर आई इज इक्वल्स टू आर है, इसके अलावा गणित है। तो ये वाला सवाल तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया गया है कि बेटा आई इज इक्वल्स टू आर इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा तो सिर्फ और सिर्फ गणित है।